Hello students, today our topic is societal impact, and in this lecture we are going to discuss about some concept related to societal impact. In our last lecture we already discussed about digital footprints, intellectual property rights and cybercrime. So we will continue these topics again in this lecture, and this is the last lecture regarding to societal impact. So let's start. तो स्टूडेंट आज बात चल रही थी स्मार्ट मूव्स के बारे में। तो स्मार्ट मूव क्या होता है पहले हम ये समझेंगे। स्मार्ट मूव इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव गैदर्ड थ्रू द यूज ऑफ द सोशल मीडिया टू प्रोटेस्ट और लॉबी फॉर पब्लिसाइज्ड सोशल और पॉलिटिकल कॉज। तो अगर हम स्मार्ट मूव की बात करें तो स्मार्ट मूव एक टर्म यूज़ किया जाता है ऐसी मूव के लिए, ऐसी भीड़ के लिए जो डिजिटल डिवाइसेस को यूज़ करना जानती है, जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी से अवेयर होती है, जो सोशल मीडिया का यूज़ करती है और उसके थ्रू एक किसी प्रोटेस्ट करती है किसी पॉलिटिकल या सोशल इश्यूज़ पर, तो उसको हम स्मार्ट मूव बोलते हैं। तो इसलिए लिखा हुआ है स्मार्ट मूव इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव गैदर्ड थ्रू द यूज ऑफ द सोशल मीडिया टू प्रोटेस्ट और लॉबी फॉर पब्लिसाइज्ड सोशल और पॉलिटिकल कॉजेज एंड द यूजिंग ऑफ सोशल मीडिया एनोइंग कैन ऑर्गेनाइज स्मार्ट मूव बाय। तो अभी ये स्मार्ट मूव को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइडिंग अबाउट द गोल। आप सबसे पहले गोल डिसाइड किया जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट क्या है, करना क्या है। तो ये सबसे पहले गोल डिसाइड होता है। आफ्टर दैट डिसाइडिंग अबाउट द इवेंट साइज, प्लेस, डेट एंड टाइम्स के बाद ये बताया जाता है कि इवेंट क्या होगा, इवेंट कहाँ होगा, इवेंट का साइज़ कितना होगा, कितने लोग गैदर होंगे वहाँ पर, जगह क्या होगी, टाइम क्या होगा, प्लेस क्या होगा, ये सब डिसाइड हो जाता है। आफ्टर दैट द थर्ड स्टेप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मिंग अ शॉर्ट डिजिटल मैसेज इन्फॉर्मिंग पीपल अबाउट इट। इसके बाद एक शॉर्ट डिजिटल मैसेज बनाया जाता है और सोशल मीडिया के थ्रू ये आपका स्प्रेड करते जाता है। जो आपके इसमें जो भी टारगेट ऑडियंस होती है, या हम कहें कि जो लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं उन लोगों को भेजा जाता है, सभी को नहीं। जहाँ आपको लगता है कि हाँ ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं अपना एक, तो उनको ये भेजा जाता है। तो एंड फाइनली सेंडिंग दिस मैसेज थ्रू द यूज़ ऑफ द सोशल मीडिया टू टारगेट ग्रुप ऑफ पीपल। तो यही जो मैं बता रहा था आपको, टारगेट ग्रुप ऑफ पीपल को भेजा जाता है, सभी को नहीं है। जहाँ आपको लगेगा कि जैसे अगर अभी इसकी हम बात करें कि एग्जाम्पल की फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो ये स्मार्ट मूव बोला जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये कुछ दिन तक इनएक्टिवेट रहता है और फिर अचानक से एक्टिव हो जाता है। ये आपका रोड जाम हो जाती है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये क्यों होता है और किस तरीके से होता है, इसमें जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं, वहाँ कंट्री के डिफरेंट स्टेट्स हैं, वहाँ से लोग गैदर हो रहे हैं, जो फार्मर्स हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उनको एक मैसेज जाता है, उनको बताया जाता है, डेट टाइम इवेंट के बारे में बताया जाता है, जगह बताई जाती है, प्लेस बताया जाता है, ठीक है। तो वो इकट्ठे होते हैं। तो ये एक स्मार्ट मूव का एग्जाम्पल है। उससे पहले भी आपके स्मार्ट मूव के कई एग्जाम्पल देखे जा चुके हैं। फॉरेन कंट्री में तो ये बहुत कॉमन है, लेकिन अब इंडिया में भी स्टार्ट हो चुका है। डिजिटल मैसेज के थ्रू लोगों को इकट्ठा किया जाता है किसी पॉलिटिकल सोशल कॉजेज़ पर या इकोनॉमिक इशू पर। लोग आते हैं, अपनी बात रखते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। तो ये स्मार्ट मूव कहलाता है आपका। जैसे सीए का प्रोटेस्ट था, तो वो भी स्मार्ट मूव का ही था, क्योंकि कंट्री के डिफरेंट स्टेट्स में इसका प्रोटेस्ट किया गया और बड़ा सभी को पता था इसके बारे में कि कब और कहाँ इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करना है, उसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है। तो इसमें इस जो टारगेट ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं उन्हीं को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, सभी को नहीं। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सॉफ्टवेयर के बारे में। ये क्वेश्चन इस तरह के अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर स्पेशली क्या होते हैं। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को हम नॉन फ्री सॉफ्टवेयर से बोलते हैं या क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। और इसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता और ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते, इसके लिए पे करना पड़ेगा। इज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर विच द सॉफ्टवेयर पब्लिशर और अनदर पर्सन रिजर्व सम राइट फॉर लाइसेंस टू यूज़, मॉडिफाई, शेयर इन्फॉर्मेशन और शेयर द सॉफ्टवेयर। इट्स समटाइम इंक्लूड्स पेटेंट राइट। तो इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करें तो हम ये कह सकते हैं कि जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है, वो उसके पास इसके राइट रिजर्व रहते हैं कि इसको अगर किसी और पर्सन को यूज़ करना है तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉडिफाई करने के लिए, यूज़ करने के लिए और इसको शेयर करने के लिए, ठीक है। जनरली जो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं उनके लिए ऐसा नहीं होता, लेकिन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के लिए ऐसा करना पड़ता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के लिए ऐसा करना पड़ेगा आपको, और इनका पेटेंट राइट रिजर्व रहते हैं। तो पेटेंट है तो कोई भी इसको ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकता, तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके लिए राइट रिजर्व रहता है, जिनको हम यूज़ मॉडिफाई करना चाहें, शेयर करना चाहें, तो हमें इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। तो ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो ये कुछ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हैं ना,
तो याद रखिएगा, इसको यूज़ करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस नहीं है तो ये आपका इलीगल माना जाएगा। और भी हैं आपके, जैसे विंडेयर है, आईट्यून्स है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ठीक है, और भी हैं। तो ये सब गूगल अर्थ और मैक, ये सब आपके, ये सब प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आते हैं। ओपन सोर्स की बात करते हैं। ओपन सोर्स क्या है, जैसे नेम ही बता रहा हूँ, ओपन सोर्स मीन्स अ सॉफ्टवेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर फ्री विद एक्सेसिबल सोर्स कोड दैट कैन बी मॉडिफाइड एंड इम्प्रूव बाय एनीवन। तो ओपन सोर्स का मतलब ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये इनका सोर्स कोड अवेलेबल रहता है, और ये जो सोर्स कोड अवेलेबल रहता है तो ये सोर्स कोड को मॉडिफाई किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है, जिसके पास भी ये सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका सोर्स कोड अवेलेबल रहता है वो आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, और इसको कोई भी इम्प्रूव कर सकता है, इसको मॉडिफाई कर सकता है, इसका कोई नया वर्जन लॉन्च कर, इसलिए इसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोला जाता है। तो अगर हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कंपैरेटिव स्टडी देखें तो ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपको उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेंटेनेंस सपोर्ट की बात करें तो उसको कमर्शियल सपोर्ट मिलता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की कुछ भी मेंटेनेंस है या सपोर्ट की ज़रूरत है तो कमर्शियल सपोर्ट रहेगा। लेकिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के केस में ऐसा नहीं है, इसे कम्युनिटी और कमर्शियल सपोर्ट हो भी सकता है, नहीं भी, ये डिपेंड करता है। थर्ड, अगर हम बात करें सोर्स कोड एक्सेस की, तो आप प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड एक्सेस ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जबकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड एक्सेस भी कर सकते हैं और पॉसिबली मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस तो कर ही सकते हैं, लेकिन मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो बेसिक डिफरेंस ये है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब सोर्स कोड इज़ अवेलेबल टू यूज़र, यूज़र को सोर्स कोड अवेलेबल है और वो उसे एक्सेस कर सकता है और पॉसिबली वो मॉडिफाई भी कर सकता है उसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में। लेकिन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के बारे में ऐसा नहीं है। वाई डज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, अब एक और वर्ड यूज़ होता है फॉस, FOSS, इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, अक्सर इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो ये कहलाता फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। OSS तो होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और इसके साथ जो F लगा हुआ पहले, ये है फ्री। तो ये ओपन सोर्स तो होता है, ये साथ फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जितने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हों फ्री ऑफ कॉस्ट भी हों या फ्रीवेयर भी हों। लेकिन अगर कोई ओपन सोर्स आपका, तो जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसे फॉस बोला जाता है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं और इनका सोर्स कोड भी अवेलेबल रहता है। तो इसमें जो फ्री क्या इंडिकेट करता है, फ्री इंडिकेट करता है, द टर्म फ्री इंडिकेट दैट द सॉफ्टवेयर डज नॉट हैव कंस्ट्रेंट ऑन द कॉपीराइट। फ्री का मतलब यहाँ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। फ्री का मतलब है कि आपने कितनी फ्रीडम दे रखी है उसको। जैसे अभी इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब है यहाँ पर आपने कंस्टेंट नहीं लगा रखा उसको कॉपीराइट पर, आप यूज़ कर सकते हो उसमें, तो आपको कॉपीराइट लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, कॉपीराइटेड नहीं है ये आपके। The term open source indicates the software is in project form, establishing any software development for expert developers collaborating worldwide without any need for the reverse engineering। तो ओपन सोर्स का मतलब सोर्स कोड अवेलेबल है और इसमें जाके सोर्स कोड इसका लोग एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और कोई नया वर्जन अगर डेवलप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट का फ्री से मतलब यहाँ पर है कि कोई कंस्टेंट नहीं है कॉपीराइट का, और ओपन सोर्स से मतलब है कि इसका सोर्स कोड अवेलेबल है। जब ये दोनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं, दोनों फैक्टर एक साथ इंक्लूड होते हैं, तो हम इसे फॉस बोलते हैं, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। फ्री का मतलब है कॉपीराइट कंस्टेंट नहीं है, और OSS का मतलब है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसका मतलब इसका सोर्स कोड अवेलेबल है यूज़र के लिए। तो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आल्सो भी रेफर टू एज फ्री लिब्रे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कभी कभी इसे फ्लॉस भी बोला जाता है, तो एग्जाम में फॉस भी आ सकता है, फ्लॉस भी आ सकता है। फ्री लिब्रे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो दोनों फुल फॉर्म आ सकते हैं, दोनों याद कर लीजिएगा आप। तो यहाँ थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। देयर आर टू टर्म्स इन द सेपरेट इन फोर्स। तो हम फोर्स को अगर हम डिवाइड करें तो हम टू टर्म्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। फ्री सॉफ्टवेयर इज ए मैटर ऑफ लिबर्टी नॉट प्राइस। जब हम फ्री सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो ये लिबर्टी की बात होती है, प्राइस की नहीं। यहाँ पर आपको लिबर्टी कितनी दे रखी है, प्राइस से मतलब नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, जनरली हम क्या समझते हैं कि जैसे हम फ्री समझ रहे हैं तो फ्री को क्या समझते हैं कि ये यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यहाँ पर जो फ्री का मतलब है, फ्री सॉफ्टवेयर इज़ अ मैटर ऑफ लिबर्टी नॉट प्राइस। तो फ्री की जब हम बात करते हैं फ्री सॉफ्टवेयर की, तो इसका मतलब लिबर्टीज होता है, प्राइस से मतलब नहीं होता। लिबर्टी के सेंस में कि आप इसे रन करा सकते हैं, ठीक है, आप प्रोग्राम कोड को स्टडी कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो लिबर्टी दे रखी होती है तो फ्री सॉफ्टवेयर के साथ।
ठीक है, प्राइस भी एक मैटर हो सकता है, लेकिन इसमें लिबर्टी की बात आ रही है आपको। तो जब हम फ्री की बात करते हैं फॉस के अंदर, तो फ्री का मतलब है रन, फ्रीडम ऑफ रन। सेकंड, स्टडी हाउ द प्रोग्राम वर्क्स, ये नंबर फ्रीडम नंबर 2। फ्रीडम नंबर 3, रीडिस्ट्रीब्यूट कॉपीज़। फ्रीडम नंबर 4, मॉडिफाई और इम्प्रोवाइज। तो ये 4 फ्रीडम है आपकी। Next, open mainly points to the open source code for the program available for others. Get software at no cost, but as per license we can enjoy the above four. तो अब आई थिंक आपको फॉस का मीनिंग क्लियर समझ में आ चुका होगा। फॉस का मतलब है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, बोथ फैसिलिटीज आर अवेलेबल। और जब हम फ्री की बात करते हैं, इट इज़ नॉट द मैटर ऑफ द प्राइस, बट इट इज़ द मैटर ऑफ द लिबर्टी विच वी गिव इन फॉस सॉफ्टवेयर। सो फॉस में फ्रीडम आपकी समझ लीजिए, फ्रीडम टू रन, फ्रीडम टू स्टडी हाउ द प्रोग्राम वर्क्स, फ्रीडम टू रीडिस्ट्रीब्यूट कॉपीज एंड फ्रीडम टू मॉडिफाई और इम्प्रोवाइज द सॉफ्टवेयर। तो ये 4 टाइप्स की फ्रीडम अवेलेबल रहती है फॉस में। और जहाँ तक OSS की बात है, तो उसका मतलब है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इट मीन्स सोर्स कोड अवेलेबल है। तो ये फॉस कहलाता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा, इसका क्वेश्चन आना ही आना है। इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज हैं, डिवाइड किया गया है फ्री एंड ओपन सोर्स में और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा फॉस की कैटेगरी में आता है, कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आता है। तो देख लीजिए, समझ लीजिए, ज़्यादातर को आप पहचानते होंगे। जैसे आपके में MySQL पढ़ाया जाता है, ठीक है, क्लास में। तो MySQL कैसे सॉफ्टवेयर है? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, याद रखिएगा, ठीक है। पाइथन है, पाइथन कैसा है? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। मोजिला फायरफॉक्स है, कैसा सॉफ्टवेयर है? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये सब हैं आपके, और भी हैं जैसे आप देख पा रहे हैं डायग्राम में। और अगर हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की बात करें तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एडोब फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है, इंटेल है, सॉफ्टवेयर है इसके। तो ये सब किस में आते हैं आपके? ये आते हैं आपके प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में, जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है, जिसमें आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। और फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की कैटेगरी मैंने बता ही दिया आपको, ये फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में सॉफ्टवेयर दे रखे हैं। ओपन ऑफिस है, एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आता है, ठीक है, इसलिए पढ़ाया भी जाता है आपको। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसलिए सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये फॉस की कैटेगरी में आता है, इसलिए ओपन ऑफिस पढ़ाया जाता है, ऑफिस टूल्स में 9th और 10th क्लास में। चलिए आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट, ये टॉपिक कवर हो चुका है आपका ऑलरेडी। यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में बनेगा, आप ये समझ लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। अब हम कुछ और टॉपिक की बात करते हैं। ओके, तो ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। अब एक बात थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, मेन पॉइंट्स को, सभी पॉइंट्स को। एक कॉन्सेप्ट और आता है, और कॉन्सेप्ट है नेटिक्वेट्स। तो एक सेकेंड। तो स्टूडेंट, नेटिक्वेट एक टॉपिक और है, आज इसको और डिस्कस कर लेते हैं। तो नेटिक्वेट क्या है पहले ये समझ लीजिए आप। नेटिक्वेट इज़ एटिक्वेट ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट पर फॉलो होने वाले एटिक्वेट्स को, फॉलो किए जाने वाले एटिक्वेट्स को हम नेटिक्वेट्स बोलते हैं, शॉर्ट फॉर नेटवर्क एटिक्वेट्स। तो नेटवर्क एटिक्वेट्स को शॉर्ट में नेटिक्वेट्स बोला जाता है। इट इज़ द कोड ऑफ कंडक्ट रिगार्डिंग एक्सेप्टेबल ऑनलाइन बिहेवियर, कि आपका ऑनलाइन बिहेवियर कितना एक्सेप्टेबल है, उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसको हम नेटिक्वेट बोलते हैं। सो बेसिकली नेटिक्वेट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड नेटवर्क एंड एटिक्वेट, एंड इट इज़ डिफाइंड एज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सेप्टेबल ऑनलाइन बिहेवियर। तो ये सेट ऑफ रूल हैं जो ऑनलाइन बिहेवियर के एक्सेप्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी हैं। सो नेटिक्वेट इज़ अ सेट ऑफ अनऑफिशियल रूल्स फॉर गुड बिहेवियर एंड पोलाइटनेस फॉलोड बाय यूजर्स ऑफ ऑनलाइन एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी सच एज द इंटरनेट, ईमेल एंड चैट रूम्स। तो नेटिक्वेट सेट ऑफ अनऑफिशियल रूल्स हैं कि आप कितने अच्छा बिहेव करते हैं इंटरनेट पर, दूसरों लोगों से इंटरेक्ट करते समय आप कितने पोलाइट हैं, ठीक है, जब डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं। तो ये आपका नेटिक्वेट्स कहलाता है। तो इन शॉर्ट, नेटवर्क एटिक्वेट को नेटिक्वेट बोला जाता है शॉर्ट में। तो एटिक्वेट फॉलोड ओवर इंटरनेट इज कॉल्ड द नेटिक्वेट्स। अभी कौन कौन से एटिक्वेट्स हैं इसको ज़रा पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिमेंबर द ह्यूमन, रूल नंबर 1, ये गोल्डन रूल भी बोला जाता है। इट मीन्स ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि गोल्डन रूल ऑफ नेटिक्वेट क्या कहलाता है। तो रिमेंबर द ह्यूमन इज द गोल्डन रूल ऑफ नेटिक्वेट। So remember that behind every screen is a human being with independent thoughts and feelings. It is easy to misunderstand or to be rude to others when you are not interacting with them in person. Before clicking send or post, ask yourself, would you say to the other person's face? देखिए, ये कहता है कि जब हम इंटरनेट पर
इंटरेक्ट करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए सामने वाला भी एक पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है। जनरली हम जब किसी से फिजिकली इंटरेक्ट करते हैं, सामने सामने मिलते हैं, बिल्कुल इंटरेक्शन होता है हमारा, तो हम रेस्पेक्ट देते हैं, बात भी उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन जब हम इंटरनेट पर इंटरेक्ट करते हैं तो जनरली होता क्या है कि कुछ लोग ये मान बैठते हैं क्योंकि इस पर्सन को आप नहीं जानते, ठीक है, और आपने कभी इसका आमने सामने आपने बात से कभी बात नहीं की, अगर कोई ऐसा पर्सन है वो किसी दूसरी जगह, किसी दूसरी कंट्री में, किसी दूसरे प्लेस पर, दूसरे स्टेट में हो सकता रहता हो, तो उस केस में आपको ये नहीं सोचना है कि ये आपका ह्यूमन बीइंग नहीं है और आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको ये समझना है कि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी अपने इंडिपेंडेंट थॉट्स और फीलिंग्स हैं और वो भी अपनी बात रख सकता है तरीके से, वो भी अपनी बात रख सकता है, आपको उसकी बात भी सुननी पड़ेगी। और कुछ भी क्लिक करने से, कुछ भी पोस्ट करने से पहले, सेंड करने से पहले आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है, क्या ये पर्सन अगर आपके सामने होता तो क्या आप इसके पर्सन के फेस पर ये बात बोल सकते थे? अगर आपको लगता है कि नहीं, ये सामने होता तो मैं ये बात नहीं बोल पाता, तो इट मीन्स क्या यू आर नॉट फॉलोइंग द नेटिक्वेट्स, आप नेटिक्वेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। रूल नंबर 2, एडहेयर टू द सेम स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर एज इन रियल लाइफ। तो आपको सेम स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं जो आप रियल लाइफ में फॉलो करते हैं। दिस रूल इज a reminder that the ethical standard and laws that govern our society extend to the cyberspace as well. This includes harassment and bullying, copyright regulation and privacy. तो आपको ऐसा नहीं करना जैसे आप रियल लाइफ में करते हैं, वो ऐसा ही बिहेवियर आपको ऑनलाइन भी करना है। ऑनलाइन जाते समय किसी का हैरेसमेंट नहीं करना, बुलिंग नहीं करनी, जैसे साइबर बुलिंग बोलते हैं। कॉपीराइट रेगुलेशन जो भी हमको फॉलो करना है। प्रिवेसी का ध्यान रखना है, दूसरे पर्सन को आप जानते हैं तो ऐसा नहीं किसी के बारे में कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट पे ऐसे ही बिना उसकी कंसर्न के शेयर करते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। तो जनरली हम रियल लाइफ में ऐसा करते हैं, लेकिन हमको इसे, जब हम डिजिटल वर्ल्ड में होते हैं, इंटरनेट पर होते हैं, तो हमको इसको फॉलो करना चाहिए। रूल नंबर 3, नो वेयर यू आर इन साइबर स्पेस। आप पहचानना होगा आपके साइबर स्पेस में आप कहाँ हैं, इंटरनेट के वर्ल्ड में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, किस प्लेटफॉर्म पर हैं, किस सोशल साइट पर हैं, ये भी आपको पता चलना चाहिए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप फेसबुक पे एक पोस्ट कर रहे हैं, वो पोस्ट फेसबुक के लिए एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं आपके फ्रेंड के लिए, क्योंकि आप अपने फ्रेंड से जैसे डील कर रहे हैं। लेकिन दूसरी कोई प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है, वहाँ हो सकता है वो बिहेवियर या वो कमेंट या वो पोस्ट एक्सेप्टेबल ना हो। तो आपको ये भी देखना है कि साइबर स्पेस में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपने जैसे फ्रेंड से बात करते हैं, वैसे आप अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते। जैसे आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, हो सकता है उससे उस तरीके से आप अपने टीचर से बात ना करते हो। तो डिफरेंट वर्क प्लेसेस पर जाके, डिफरेंट इन्वायरमेंट में जाके या डिफरेंट ग्रुप में जाके बिहेवियर चेंज हो जाता है, ये बड़ी कॉमन सी बात है, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या होता है साइबर स्पेस में भी आपको ये देखना होगा आप कहाँ खड़े हैं, किस स्टैंड कहाँ कर रहे हैं, कहाँ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो फेसबुक पर जो एक्सेप्टेबल है, हो सकता है कि वो लिंक्डइन पर एक्सेप्टेबल ना हो, अदर दूसरी वेबसाइट पर या सोशल मीडिया साइट पर एक्सेप्टेबल ना हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। रूल नंबर 4, रेस्पेक्ट अदर पीपल्स टाइम एंड बैंडविथ। तो दूसरे लोगों की टाइम और बैंडविथ का हमको ध्यान रखना है। देखिए, लोगों के पास टाइम बहुत कम है। आप जब भी कोई पोस्ट करें तो ये मान के चलें कि बहुत लंबी पोस्ट कर रहे हैं, आप बहुत कुछ ज़्यादा लिख रहे हैं, तो इतना टाइम किसी के पास नहीं, आपको कोई पोस्ट को पढ़ेगा, चाहे वो कितनी भी मीनिंगफुल क्यों ना हो। तो आपको दूसरे का टाइम और बैंडविथ का ध्यान रखना है यहाँ पर, और अपनी कमेंट को, अपनी पोस्ट को छोटा रखना है, अपनी बात को छोटा रखना है, ब्रीफ रखना है और टू द पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी बात को इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़े या डिटेल में समझे। सो ये लिखा हुआ है। पहले रूल नंबर 3 के बारे में पढ़ देता हूँ मैं आपको। डिफरेंट इन्वायरमेंट्स रिक्वायर डिफरेंट बिहेवियर। रूल नंबर 3 है, नो वेयर यू आर इन साइबर स्पेस। So different environment require different behavior. The way we interact with our friends, for example, may not be acceptable in a social or work situation. This principle extends to online environment as well. Comments that are acceptable on Facebook, for instance, may be considered inappropriate on a professional networking site such as LinkedIn. ठीक है, तो ये जो मैंने बताया वही है कि फेसबुक पर एक्सेप्टेबल है, तो दूसरी प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट पर हो सकता है कि वो एक्सेप्टेबल ना हो। तो ये भी मैं ध्यान रखना है कि सारे स्पेस में कहाँ स्टैंड करना है। Rule number 4, respect other people's time and bandwidth. In this rule, bandwidth is a synonym with the time. When you send an email or post on a discussion board, keep your comment brief and relevant to the environment or situation. तो environment और situation के according अपनी comment को, अपनी post को हमें brief और relevant रखना है। ब्रीफ तो रखना ही, रिलीवेंट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बात कुछ और चल रही है और आप कुछ और ही डिस्कस कर रहे हो, उसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना है। रूल नंबर 5, मेक योर सेल्फ लुक गुड ऑनलाइन। अब लुक गुड ऑनलाइन में क्या है आपका, देखिए, देयर आर मैनी पॉजिटिव एस्पेक्ट अबाउट द इंटरनेट इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू रिमेन एनोनिमस। दिस रूल इज अ रिमाइंडर नॉट टू अलाउ द
act or the internet influence how you communicate. Pay attention to your grammar, spelling, and word choices, as well as the overall content and truthfulness of your writing, as this is what others are using to judge you. आप कैसे पता लगेगा आपके बारे में कि आप एक अच्छे इंसान हैं या आप अच्छे हैं आप, तो ये कैसे पता चलेगा? ये देखिए, ऑनलाइन बिहेवियर में आप जो लिख रहे हैं उसका बहुत बड़ा वो बहुत मैटर करता है। उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, स्पेलिंग ठीक है, वर्ड जो सेलेक्ट किए हैं उनकी चॉइसेस आपने जो ली है वो कितने सही है, और सबसे बड़ी बात कि जो कंटेंट आपने लिखा है उसमें सच कितना है। क्योंकि आज की डेट में डिजिटल वर्ल्ड में 2 मिनट के अंदर अगर आप कुछ भी झूठ लिख रहे हैं, कोई भी गलत आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो पता लग जाएगा, ठीक है, कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है। बहुत आसानी के साथ पता चल सकता है। तो ये अगर चीज़ें हैं, आप जो भी कुछ कंटेंट लिख रहे हैं वो उसमें सच है, फैक्ट्स हैं, रेफरेंस सही दे रखा है आपने, उसमें वर्ड सिलेक्शन सही है, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, तो इससे पता चलता है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। तो ये पहचाना जाता है आपके, ये बताता है कि आप कितने सही हैं या कितने अपनी जगह पर कितने अच्छे इंसान हैं, या आपको अच्छा दिखना है, तो इन सब बातों पर आपको ध्यान देना होगा। Rule number 6, share expert knowledge. The internet is a great platform for sharing good information. However, it can also be used to spread misinformation and distortion. If you hold a lot of knowledge about a certain topic or subject, don't be afraid to share it online in a matter that is helpful and accurate. तो अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, आप किसी में आपका स्पेशलाइजेशन है, तो आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए, उसको शेयर करना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी उसे बेनिफिट ले सकें। ये नहीं है कि आपको पता है लेकिन आप शेयर नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपके पास किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन है, किसी में भी, तो आपको उसको शेयर करना चाहिए, हेजिटेट नहीं करना चाहिए, ताकि लोगों को उससे थोड़ा बेनिफिट मिले और वो भी अपनी नॉलेज इन्हेंस हो उन लोगों के लिए भी। तो ये भी ध्यान रखना है। दैट इज़ पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7, help keep flames under control. Flaming refers to the verbal disagreement that occurs between the user in contexts such as message board. They are often as a result of strongly held opinion and emotions. As a rule number 4, do not monopolize online discussion with long or offensive commentary. तो ये रूल नंबर 7 ये कहता है कि जब हम ऑनलाइन डिस्कशन करते हैं, ठीक है, चैट करते हैं, डिस्कशन चलता है, तो आपको मोनोपलाइज नहीं करना डिस्कशन को किसी को। ये नहीं कि सिर्फ जो आप कह रहे हैं वही सही है, दूसरे की बात भी सुननी है और किसी पर अपनी बात को थोपना नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस आप जो कह रहे हो वही सही है, तो मोनोपलाइज नहीं करना इसको, डिस्कशन को। और लॉन्गर ऑफेंसिव कमेंट्री नहीं करनी। जब आप लॉन्गर ऑफेंसिव कमेंट्री करते हैं तो आप डाइवर्ट हो जाते हैं मेन इशू से, तो ये नहीं करना है आपको। और थर्ड इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्बल डिसएग्रीमेंट हो सकता है कि जो डिफरेंट मेंबर्स हैं जिनके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो उनका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हो, तो आपको उसको रेस्पेक्ट देना है, अपनी बात को रखना है और किसी लॉन्ग और ऑफेंसिव कमेंट्री में नहीं जाना है आपको। रूल नंबर 8, रेस्पेक्ट अदर पीपल प्रिवेसी। तो द इंटरनेट इज़ एन ओपन फोरम, रिमेंबर नॉट टू शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर्स दैट कुड गेट देम और योर सेल्फ इन टू ट्रबल बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली। तो ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आप परेशानी में आ जाए, दूसरा परेशानी में आ जाए, ठीक है। दूसरों की प्रिवेसी को ध्यान रखना है। आप किसी के बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जानते हैं तो ऐसे ही नहीं कि आपने उसे शेयर कर दिया इंटरनेट पर, नहीं, आपको नहीं करना है, ठीक है। और करना अगर होगा तो उस पर्सन का कंसर्न ज़रूरी है, कंसर्न नहीं है उसका तो आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखना है आपको। रूल नंबर 9, डोंट अब्यूज योर पावर. This rule is intended for those who carry more power on the internet as expert, designer, system administrator, even hackers. Power should always be used responsibly and not to harm or take advantage of those who are less powerful or knowledgeable. तो डोंट अब्यूज योर पावर का मतलब है, देखिए कुछ लोग होते हैं जिनको जो एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कोई हैकर है, या एक्सपर्ट है, डिज़ाइनर है, कोई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, तो ऑब्वियसली जो जनरल लोग हैं वहाँ पर इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरनेट पर हैं वहाँ पर, उनसे आप ज़्यादा पावरफुल हैं, तो आपको उसको मिसयूज़ नहीं करना है उसको, और दूसरे को ये नहीं दिखाना है कि आपको कुछ नहीं पता है, आप ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, ऐसा नहीं शो करना है। रूल नंबर 10, बी फॉरगिविंग फॉर अदर पीपल्स मिस्टेक. So give others users the benefit of the doubt and consider that they may come from a different background or have a less experience on the internet. Do not be rude when you encounter someone's mistakes. Always respond with courtesy and respect. देखिए जब आप इंटरनेट पर होते हैं तो बहुत से आपको ऐसे लोग मिलेंगे वहाँ पर जो डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जो इंटरनेट के बारे में जिनको एक्सपीरियंस कम है, ठीक है, तो न्यू है वहाँ पर, तो आपको उनके लिए रूड नहीं होना है। आपको ये मानना है कि वो भी ह्यूमन बीइंग है, गलती उनसे भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको अपनी बात को बड़ी कर्टेसी और रेस्पेक्ट के साथ रखना है वहाँ पर, तो ये आपको याद रखना है। तो ये था रूल नंबर 10। इसमें रूल नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्डन रूल बोला जाता है इसे, रिमेंबर द ह्यूमन। तो इनएडिक्वेट भी कंप्लीट हो गया आपका। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा वीडियो, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा।
तो नेटिक्वेट्स के सभी रूल याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।